अस्सलामुअलैकुम। आज का जो नावल है नसीबो जनी, इसके राइटर हैं उम्मे माविया और ये पार्ट 4 आखिरी पार्ट है नावल का। नाज़रीन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मंजर शाहनवाज शाह की साबका हवेली का है। ज़ोफ़शा अपने दोस्तों के साथ ऊंचे गाने पर मुसलसल झूम रही थी। उन दोस्तों में लड़के ज़्यादा, लड़कियां कम थीं। पूरे कमरे में शराब की और सिगरेट की बू फैली हुई थी, जबकि दूसरे कमरे में रुबीना शाह सोफे पर विराजमान सामने मौजूद दीवार को तक रही थी। कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें एक खबर मिली थी कि उनके शौहर और नुसरत के पागल भाई ने खुदकुशी कर ली है। वो उनसे तलाक ले चुकी थी, मगर इस घर में आकर उन्हें पता चला कि उन्होंने गलत किया था। उनकी बेटी ज़ोफ़ी हिमा वक्त शराब में धुत रहती, आवारा घूमती रहती। घर में पैसा पानी की तरह आता था और ये ज़ोफ़ी की ही बदौलत था, मगर इस बात का इल्म रुबीना को नहीं था कि ये पैसा कहाँ से आता है। घर का एक हिस्सा ज़ोफ़ी ने अपनी अय्याशियों के लिए रखा हुआ था, जहाँ न जाने रोज़ रात को क्या क्या होता रहता था। रुबीना शाह अपने कमरे में महव हो गई थी। अपने गुनाहों पर पछताने के सिवा वो कर भी क्या सकती थी। उसने दरवाज़ा तीसरी बार खटखटाया था, मगर अब भी जवाब में खामोशी ही थी। वो किसी काम के सिलसिले में जहाँ आया था, इबादत को कॉल करने पर उसने उसे घर ही बुलाया था। अब दरवाज़ा खटखटा कर उसकी उंगलियाँ जवाब दे गई थी। वो झुंझुला चुका था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने चेहरे के तासुरात दुरुस्त किए। जी कौन? किससे? दरवाज़ा खोलने वाली की ज़बान को जहाँ उसे देखकर ब्रेक लगी थी, वहीं रहबर भी साकत हुआ था। दानी, तुम यहाँ? वो हैरान हुआ था। आपको किससे मिलना है? दानिया ने खुद पर कंट्रोल करते संजीदगी से पूछा। मिस इबादत से मिलना है, काम था। वो उसकी संजीदगी देखकर धीरे से बोला। दानिया ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया, तेज़ी से अंदर दाखिल हो गया। उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर वो पलट गई। रहबर अब तक शौक था कि दानिया यहाँ कैसे आ गई। कैसे हैं आप सर? इबादत अंदर दाखिल होती बोली तो वो सोचों से बाहर निकला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? वो इस वक्त पुलिस यूनिफॉर्म में ही था। ड्यूटी से सीधा वो यहीं आया था। मैं भी ठीक हूँ, आप बताएं कैसे आना हुआ? इबादत ने मुस्कुरा कर कहा। परसों रुबाब की फांसी है, इसी सिलसिले में यहाँ आया था। सोचा आपसे भी बात करता चलूँ। उसका घर सील कर दिया गया है, वहाँ से काफ़ी मिकदार में मंशियात मिली हैं। अगर आप चाहें तो इस घर को अपने ज़ेर रख लें, वरना सरकारी तौर पर इस घर को मुकम्मल सील करना पड़ जाएगा। वो मुद्दे की बात पर आया था। आप अगर चाहें तो इस घर को किसी ज़रूरतमंद के हवाले कर दें, मुझसे बेहतर ये काम आप कर सकते हैं। इबादत ने मामला उस पर छोड़ा था। वो उस बात में सरहल आ गया। चाय? दानिया चाय की ट्रे मेज़ पर खट से रखती पलट गई। इबादत के माथे पर बल नुमाया हुए। अरे चाय लीजिए ना। वो रहबर को देखते खपत मटाते हुए बोली। ये आपकी कुछ लगती हैं क्या? रहबर ने दिल में मचलते सवाल को पूछ डाला। ये मेरी चचाजाद है, दानिया आलमगीर। इबादत ने इस पर इंकशाफ किया। ये आपकी चचाजाद है? मतलब इसके वालिदैन जेल में हैं? बेसख्ता ही रहबर उछल पड़ा। क्या आप जानते हैं इसे? इबादत ने अशरफे से पूछा। रहबर एकदम घबरा गया। नहीं, मैं वैसे ही। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो बुखला सा फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। इबादत ने हैरानगी से उसे जाते देखा। रहबर तुम्हें जानते हैं? लॉन्च में आते ही उसने दानिया से सवाल किया। दानिया ने चुटती निगाह पर उस पर डाली। नहीं, मैं उसे नहीं जानती, वो कहकर उठ गई। पूरे रास्ते वो सोचों में गुम था। 1.5 साल पहले के वाक़यात उसके जहन में घूमे थे। वो उसे कैसे भुला सकता था, मगर हालात ने उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। और वो तो उससे इतनी बदगुमान है कि उसे देखकर उसे कोई खुशी नहीं हुई थी। क्या वो इतनी आसानी से उसे भुला चुकी है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो उसे कैसे बोल सकती है? उसने तो बहुत दावे किए थे, मगर गलती सिर्फ दानी की तो नहीं थी, उससे भी तो बहुत कुछ हुआ था। अपनी टेंशन में वो उसे नज़रअंदाज कर बैठा। भूल गया कि उसकी इस खामोशी को वो क्या समझेगी। मगर बरीरा की गुमशुदगी, फिर दादा की बीमारी, उस दौरान बरीरा को ढूंढने की अजियत, और फिर अचानक उसी मौत की खबर और इबादत की ज़िंदा होने की खबर, इन सब में वो उसे कैसे याद रखता? वो खुद को भूल गई तो दानिया फिर एक अलग वजूद है। मगर इस सब में उसने भी तो एक बार भी मुड़कर नहीं पूछा था। पूछती भी कैसे? उसकी ज़ात को कमतर उसी ने तो किया था, तो वो किस हक़ से उसकी तरफ आती?
जहन सोच सोच कर पागल हो चुका था। वो मज़ीद अब कुछ खोने की पोजीशन में नहीं था। वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो काफ़ी लेट हो चुकी थी। दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में उसे काफ़ी वक्त लग गया था। बाकी सब तो अभी भी वहीं थे। उसे वक्त पर घर पहुंचना था। वैसे भी तो वो इतनी देर यहाँ रहकर बोर हो गई थी। घड़ी पर वक्त देखती वो तेज़ी से चलने लगी। 4 बज चुके थे शाम के। सड़कें अजीब हैरान सी थीं। इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही चल रही थी। उसने हमेशा की तरह जीन्स और हाफ बाजू वाली शॉर्ट फ्रॉक पहनी हुई थी। दुपट्टा था ही नहीं। वो अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि दरख्त के पास उसे 4 लड़के खड़े दिखाई दिए जो शक्ल से ही आवारा दिखते थे। वो उन्हें नज़रअंदाज किए आगे बढ़ने लगी तो वो तेज़ी से उसके सामने आ गए। क्या मस्त चीज़ है यार, दिल मचल गया देखकर। एक लड़के ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए उसके सीने की तरफ देखा तो वो गैर महसूस अंदाज में अपना छोटा सा बैग आगे खिसका गई। चमक चलो, नाम क्या है तेरा? दूसरा लड़का बोला। मुझे जाने दे प्लीज़। वो खुद को नॉर्मल करती ज़रा सख्ती से कहकर एक तरफ से निकलने लगी तो एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या बदतमीज़ी है ये, वो एकदम चिल्ला उठी। उसके चिल्लाने की आवाज़ पर दफ्तर में मौजूद रहबर और उसका कांस्टेबल चौंके। वो दोनों एक डकैती के केस की तफ्तीश करने आए थे। वो उन्हें सड़क के किनारे काफ़ी आगे दरख्तों के झुंड में ले गए थे। किसी लड़की के चीखने पर वो दोनों वहाँ भागे तो 4 लड़के और एक छोटी सी लड़की का बाजू पकड़े उसे घसीट रहे थे। नखरे न कर, बस थोड़ी देर की बात है, किसी को पता नहीं चलेगा, एक लड़का उसे घसीटते हुए मुसलसल कह रहा था। दानिया ने चीखते हुए किसी को मदद के लिए पुकारा तो एक लड़के ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। रैपर कांस्टेबल को इशारा करके एक जुस्त में वहां पहुंचा और लड़कों पर पुल बढ़ा। कुछ ही देर में बाद वो 4 लड़के ज़मीन पर पड़े करा रहे थे। कांस्टेबल ने उन सबको हथकड़ी लगवाई और गाड़ी में घसीट दिया। लड़के अधमुए हुए थे। तुम मेरी बाइक लेकर आओ, इन्हें उठाने ले जाओ, समझे? रहबर कांस्टेबल से कहकर दानिया की तरफ मुड़ा। आप ठीक हैं? जी, बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। दानिया खुद को अब महफूज तस्वर कर रही थी। अकेले मत निकला करें, बाहर चलें या मैं आपको आगे तक छोड़ दूँ। वो उसके साथ साथ चलने लगी। अपने महल्ले तक पहुँचते ही वो रुक गई। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, मैं आगे चली जाऊँगी बस। वो उसका शुक्रिया अदा करते महल्ले में दाखिल हो गई थी। उसके बाद तो जैसे उन दोनों की रोज़ ही मुलाकात होने लगी। रहबर अक्सर उसी रोड पर अपनी बाइक लिए खड़ा होता। शुरू में तो दानिया ने इग्नोर किया मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी जानिब मायल होने लगी। फिर वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। रहबर अक्सर उसकी ड्रेसिंग पर एतराज़ करता मगर दानिया हंस कर टाल जाती। रहबर उसे बहुत चाहने लगा था। दानिया का लापरवाह अंदाज उसे बहुत बुरा लगता मगर अभी वो इस पर हक नहीं रखता था, इसलिए ज़्यादा ज़ोर देना मुनासिब नहीं समझता। वो भी मामूल का ही दिन था। रहबर वो सुबह थाने में पहुंचा तो अलग ही शोर दिखा। अपने ऑफिस में आकर कांस्टेबल से पूछा तो उसने बताया कि सुबह उन्हें पार्क में कुछ लड़कियां गलत हरकतें दिखाई दी हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। रहबर सर लाता हुआ अंदर वाले कमरे में गया। वहाँ 4 जोड़े लड़कियों के सहमे बैठे थे मगर एक जगह उसकी नज़र टिक गई थी। लम्हे भर के लिए वो साकत हो गया था। दानिया, वो फ़ौरन उसकी तरफ लपका। रहबर, ये सब झूठ है, मुझे इरफान ने सिर्फ कुछ ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया था तो मैं उसी के पास चली गई मगर वहाँ जाते ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। यकीन करो कुछ सच झूठ बोलती है, ये इस लड़के के गले से लटक रही थी। कांस्टेबल की भारी आवाज़ पर रहबर ने बेयकीनी से उसे देखा। फ़ौरन यहाँ से निकलो और चेहरा ढक कर दफा जाओ। वो एकदम दहाड़ा। रहबर, मेरा यकीन करो। दानिया सहम कर खड़ी हो गई। इसे लेकर जाओ। रहबर ने लेडी कांस्टेबल को इशारा करते हुए उसे इशारा किया तो वो उसे बाजू से पकड़ती थाने से बाहर ले गई। उसे एक स्कार्फ पकड़ाया और चेहरा ढांप पे उसे एक रिक्शे में बैठा दिया। घर चली जाओ सीधा, उसे हिदायत देकर वो पलट गई। अगले कई रोज़ दानिया ने उसे रब्ता करने की कोशिश की मगर रहबर उसे नज़रअंदाज करता रहा। आखिर एक दिन वो उसे यूनिट के बाहर मिलने पर आमादा करने में कामयाब हो गई। क्या कहना है, अब कुछ रह गया है? वो अब तक गुस्से में था। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है रहबर? दानिया बेयकीन से उसे देखने लगी। मैंने 1000 बार तुमसे कहा है कि मोहतात रहो, अपना लिबास दुरुस्त करो।
लड़कों को दोस्त ना बनाओ, मगर तुम कहाँ मानती हो। तुमने लड़कों से इस कदर खुली दोस्ती लगा रखी है कि तुम्हारी नज़र में गले लगना और हाथ पकड़ना मामूली बात है। वो फट पड़ा। वो मेरा दोस्त है रहबर, मैं उससे हाथ मिलाऊं या गले मिलूं, उसका ये मतलब नहीं है कि मेरा किरदार बुरा है। दानिया ने एहतजाज किया। वो उस वक्त भी जीन्स और शर्ट में मलबूस थी। मैं ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता जो आवारा हो और ऐसे लक्षण रखती हो। मेरी भी बहन है मगर तुम जैसी नहीं। वो कतई अंदाज में दानिया पर बम करा गया। मैं आवारा हूँ तो पहले क्यों मोहब्बत का ढोंग रचाया? हाँ, क्यों तुम्हें पहले याद नहीं आया कि मेरे लक्षण कैसे हैं? वो उसका गिरीबान पकड़कर झंझोड़ने लगी। यूनी के बाहर उस वक्त कोई नहीं था, मगर इक्का दुक्का लोग गुजरते हुए उन दोनों को देख रहे थे। जस्ट शट अप। रहबर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ सीध करते हुए चिल्लाया। खबरदार, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना उंगली दिखाता उसे वार्न करता। बाइक पर बैठा तुनपन से आगे जा चुका था। बस उस दिन के बाद आज उसकी शक्ल देख रही हूँ। मैंने अपनी ड्रेसिंग चेंज कर ली है, ख़ुद को बदल लिया है, मगर उसके लिए नहीं बल्कि अपने साथ हुए हादसों ने मुझे बताया कि वाकई मैं गलत हूँ। मगर उसने मुझे बदकिरदार आवारा कहा, दोबारा कभी मुड़कर पूछा तक नहीं। सब खत्म हो गया। मज़ीद मैं किस हवाले से उसे जानूँ? वो अपनी आंखों में आई नमी साफ करते हुए गहरी सांस लेकर बोली, दानिया, अब मगर तुम्हें अपने किए की माफ़ी मांगनी चाहिए थी। जानती हो उसके साथ क्या क्या हुआ है? इबादत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो सुबह ही उसके सर चढ़ गई थी कि उसे रहबर के बारे में बताए। तभी वो उसे सारी बात बताने लगी थी। मैं माफ़ी मांगती, उसने कैसे मुझे कह दिया कि मैं उसे अपनी शक्ल न दिखाऊं। वो तनफ्फुर से बोली, दानी, जानती हो जिस लड़की ने मुझे रबाब के चुंगल से बचाकर अपनी जान ख़त्म कर दी, वो कौन थी? इबादत ने संजीदगी से कहा, वो रहबर की बहन थी। दानिया एक पल के लिए कुछ बोल न सकी। पिछले महीने उसके दादा का इंतकाल हो गया। 1.5 साल वो किस अज़ियत से गुजरा होगा तुम अंदाज़ा कर सकती हो। इन सब में वो तुमसे रब्ता कैसे करता? इकलौती बहन गुमशुदगी ने उसे तोड़ दिया था। फिर उसकी मौत की खबर सुनकर उसकी जो हालत हुई थी वो बयान से बाहर है। फिर अपने आखिरी सहारा दादा के मरने की बाद वो बिल्कुल टूट गया था। मैंने देखा है उसे टूटते हुए। दानिया शॉक्ड सी रह गई। गलती तुम्हारी थी, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि वो तुम्हें सीधा रास्ता दिखा रहा था, मगर तुमने उल्टा उसे ही गलत कह दिया। दानिया सर झुकाए सुनती रह गई। कैसे हो? वो अगली शाम को ही उसके घर पहुंच गई थी। इबादत उसे ड्रॉप करके जा चुकी थी। रहबर उसे देखकर एक लम्हे को साकत हुआ, मगर अगले ही पल मुस्कुराकर उसे बैठने को कहा। ठीक हूँ, आप सुनाए मिस दानिया, कैसे आना हुआ? खैरियत? वो चाह कर भी अपने लहजे की लड़जाहट और अपनी आंखों से बेचैनी छुपा नहीं पा रहा था। आपके दादा की तज़कियत करने आई थी, उसने मुस्कुराकर कहा। रहबर को उसके लहजे में अजनबीपन महसूस हुआ था। वो गहरी सांस लेकर रह गया। आप बैठे, मैं मुलाजमा से कुछ मंगवाता हूँ। उठने लगा तो दानिया ने उसे रोका। मगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज़ बैठें। वो सर लाकर वापस सोफ़ा पर उसके सामने बैठ गया। तुम्हें याद है 1.5 साल पहले की बातें? वो सब कुछ जो भी हुआ, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, मैं गलती पर थी, मगर क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? एक बार को रहबर उसके अल्फाज सुनकर साकत हो गया। वो उस बात की तवक्को नहीं कर रहा था। मैं दानी हूँ, तुम्हारी दानी, मैं बदल गई हूँ, मगर तुम आज भी वैसे ही हो खड़ूस। वो होले से हंसती। गलती मेरी भी थी दानिया, मुझे इतना ओवर रिएक्ट करने की बजाय तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, अजीब पागल हो गया हूँ। वो बोलना शुरू हुआ। उस दिन के एक हफ्ते बाद ही मेरी बहन लापता हो गई थी। वो फिर पूरा साल भर मैं उसकी खातिर पागलों की तरह ख्वार होता रहा। एक ही तो बहन थी मेरी, जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा, जिसे बेटियों की तरह पाला। बिल्कुल दिमाग काम करना छोड़ गया था। और फिर दादा को फालिज होने पर मैं मज़ीद नाउम्मीद हो गया था, और 1 साल बाद मुझे इंकशाफ हुआ कि वो मर चुकी है। मैं तो उसका आखिरी दीदार तक न कर पाया, मैं टूट गया था। और फिर दादा भी मुझे अकेला छोड़ गए। कैसे खुद को संभालता? वो फूट फूट कर रो दिया। दानिया उठकर उसके पास बैठ गई। उस दिन जब तुम्हें देखा तो यकीन जानो दिल धड़कना भूल गया था। पूरी रात सो नहीं सका था, अजीब हालत हो गई थी। ऐसा लगा कि
ऐसा लगा कि नहीं, अभी भी इस दुनिया में मेरे जीने की वजह मौजूद है, मगर तुम्हारा नज़रअंदाज करना मुझे खदशे में डाल रहा था। और तुम्हें आज यहाँ देखकर मैं फिर से जी उठा हूँ। वो उसका हाथ था, मैं मोहब्बत से बोला, सब कुछ भुला दो, अब सब ठीक है। गुस्से कहते हुए उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी टिका गई। चलो शुक्र, इस बहाने हमसे तो मिली, वरना तो ईद का चाँद बन गई हो। दिखते ही नहीं। वो कैफ़े में बैठे थे। सिराज मुसलसल उसे छेड़ रहा था। मैं नहीं मिलती, तुम खुद इतने मसरूफ़ हो गए हो, कॉलेज में लड़कियां ताड़ने से ही फुर्सत नहीं। वो भी दुबदू हुई। लड़कियां मुझे प्रोफेसर कहते थकती नहीं हैं, बहुत फ़ैन है मेरी, तुम बस जेलस होती रहो। वो उसके सामने से चेहरे पर चुटकी काटते हुए बोला, जरे मेरी जूती, एक बार शादी हो लेने दो, सीधा करती हूँ तुम्हें। वो खफकी से उसका हाथ झटक कर बोली तो सिराज कहका लगाकर हंस पड़ा। इर्द गिर्द लोग भी उसकी तरफ मतवज्जो हो गए थे। तो आज का ये नावल नसीबो जरी, जो कि उम्मे माविया ने तहरीर किया था, अपने ख़िताम को पहुँचा। नाज़रीन, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में।